स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10th एसएसटी का लेसन 2 कवर करने वाले हैं, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है इसे हिंदी में संघवाद के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? एक ऐसी सरकार का सिस्टम, एक ऐसा सरकार का सिस्टम जिसमें पावर जो है यानी कि सेंट्रल जो अथॉरिटी है ना, ये अपने पावर को अलग अलग यूनिट में बांटा है ना। जैसे कि स्टेट को इसने अपना कुछ पावर दे दिया, उसके बाद से रीजनल गवर्नमेंट को कुछ दे दिया, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अपने छोटे छोटे पार्ट्स में होना, इसको कहा जाता है फेडरलिज्म, स्मॉलर यूनिट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी कि इस टाइप का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, तो इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ आप देखेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट, एक आपका नेशनल गवर्नमेंट हो गया और एक रीजनल गवर्नमेंट हो गया, एक राष्ट्रीय और एक आपका प्रांतीय सरकार, राइट। दूसरा आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन रहेगा, इसका लिखित संविधान होगा इसका, है ना, जैसे इंडिया है आपका। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो न्यायिक है आपका ना, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आपको न्याय मिलेगा, स्वतंत्र है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसकी प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है आपको फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन को जाती है। यानी कि अगर इसका वायलेशन कोई व्यक्ति करता है हमारे देश के अंदर, इवन वो प्रेसिडेंट हो, उन्हें भी राइट बख्शा नहीं जाता है, उन्हें भी बराबर सज़ा मिलती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी फेडरलिज्म में रहता है। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे दो हाउस आपको देखने को मिलेंगे, एक अपर हाउस, लोअर हाउस, है ना। अगर भारत की हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको देखेंगे लोअर जो हाउस होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं लोकसभा। इसमें अभी के टाइम में 543 आपके मेंबर्स हैं। अपर हाउस आप देखेंगे, इसको बोलते हैं राज्यसभा, इसमें 250 मेंबर होते हैं, है ना। तो ये सारे लॉ मेकिंग बॉडीज होते हैं, ये फेडरलिज्म में होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, राइट, हमने बताया कि संविधान जो होगा एक लिखित होगा एक। उसके बाद आप देखेंगे कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल, है ना, वो एकदम क्लियर स्पेसिफाइड है, उनका जो है बंटवारा किया हुआ गया। सेंटर जो टैक्स लेगा, है ना, रेवेन्यू उसका एक अलग सोर्स है, मतलब कि सेंटर का अलग सोर्स है, स्टेट का अलग सोर्स है रेवेन्यू सिस्टम का, तो डिफरेंट रहेगा, राइट। उसके बाद देखें यूएसए, जैसे कि यूएसए जो है फेडरलिज्म है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड इंडिया, ये सारे जो है फेडरल कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। इसके अपोजिट आप देखेंगे कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पे एक स्तरीय सरकार व्यवस्था किसे कहते हैं, तो सिंगल गवर्नमेंट होगा, राइट, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट इसे आप बोल सकते हैं। और ये जो है आपको जो है रीजनल गवर्नमेंट बना सकता है ना, बना सकता है, नहीं भी बना सकता है। पावर यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल हैंड में रहेगा, है ना, पावर जो है आपका सिंगल हैंड में रह सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति के हाथ में सरकार रह सकती है और वो अपने मन का काम यहाँ पे कर सकता है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं होता। देखिए यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखित भी हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता है। जुडिशरी में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हो सकता है सुप्रीम भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटेन जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम नहीं है, राइट। लेजिस्लेचर जो हमारा सिस्टम है, जहाँ जो कानून बनाने का प्रक्रिया जहाँ से होती है, राइट, वो बाईकैमरल यानी कि दो स्तरीय हो सकती है ना, यानी कि लोअर अपर हाउस की बात की तरह हो सकती है, या यूनिकैमरल एक ही हो सकता है, जैसे चाइना को देख लीजिए,
ये चाइना जो है आपका एकदम यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम पर चलता है। आप ये एक स्तर की सरकार है, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी हो सकता है, फ्रांस फ्लेक्सिबल भी हो सकता है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब चेंजेबल है ना, लचीलापन, उसमें जो विशेष प्रावधान नहीं है, बदल सकते हैं उसको। उसके बाद सिंगल रेवेन्यू सिस्टम इसमें रहता है, डुअल नहीं सिंगल रेवेन्यू सिस्टम। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें डुअल सिटीजनशिप भी आपको मिल जाता है। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए के आप देखेंगे कि यहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। आप जिस स्टेट के नागरिक हैं वहाँ की एक अलग नागरिकता आपको दी जाती है, और फिर एक पूरे ऑल ओवर कंट्री यानी कि यूएसए का, है ना, फिर डबल सिटीजनशिप आपको यहाँ मिलेगा फेडरलिज्म में। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप आपको मिलेगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप ब्रिटेन है, फ्रांस है ना, उसके बाद जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन, ये सारे एक यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पे चलता है। अब हम बात करेंगे भारत को फेडरल कंट्री क्या बनाता है ना, क्या रीजंस है ताकि भारत जो है एक फेडरल कंट्री कहलाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लिस्ट हम देख लेते हैं कि यूनियन लिस्ट जो होता है ना, यूनियन लिस्ट, तो इसमें जो हम देखेंगे फॉरेन अफेयर्स हमारा आ जाता है, डिफेंस, रेलवे, ये सब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं ये सारे लोग, राइट। इसे यूनियन लिस्ट हम बोलते हैं। स्टेट लिस्ट में देखेंगे जो पुलिस होता है, पुलिस, उसके बाद ट्रेड, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, ये सब का हैंडलिंग जो होता है वह स्टेट कर लेता है। कंक्यूरेंट लिस्ट में हम देखेंगे कि मैरिज, एडप्टेशन, है ना, गोद वगैरह जो हम लेते हैं, उसके बाद एडॉप्टेशन है ना, उसके बाद सक्सेशन, उत्तराधिकारी, एजुकेशन और फॉरेस्ट्री, है ना, वन विभाग, ये सारा जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे रूट्स जो है फेडरलिज्म के रूट्स। पहला रूट्स जो आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो है यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिल करके एक बड़ा यूनिट बना सकता है, और ये दोनों दोनों जो हैं वो इंश्योर कर सकते हैं अपनी संप्रभुता एवं सिक्योरिटी को। जैसे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड रूट में क्या होता है कि यहाँ पे एक कंट्री जो होता है अपने पावर को जो है वो अलग अलग छोटे छोटे, है ना, ग्रुप्स में बांट देता है। जैसे कि स्टेट और, है ना, और नेशनल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक जो सेंट्रल जो होता है वो अपने पावर को छोटे छोटे लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर देता है ना, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं रखता है, उसको अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स में बांट देता है। जैसे कि इंडिया का यहाँ पे नाम आ गया है ना। तो ये रीजन जो होता है ये सेकेंड रूट में आपको दिखाया जाता है, पहले रूट में ऐसा नहीं होता है। और यही रीजन है कि इंडिया को जो है एक फेडरल कंट्री कहा जाता है। या और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि हमने बेल्जियम में जो है, बेल्जियम के बारे में, राइट, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे ना। तो यहाँ पे जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सही से किया गया है, और इसलिए बेल्जियम जो है अपने आप में एक यूनाइट, है ना, कंट्री रहा है। बहुत सारे इतनी वेरिएशन वहाँ भी देखने को मिला था। अब देखिएगा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कैसे इसका उपयोग होता है ना, इसका इस्तेमाल होता है, ये देखेंगे कि क्या, है ना, क्या रीजन्स हो सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा अगर अपने कंट्री को फेडरल बनाना पड़ेगा, है ना, अगर बनाना है तो क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा, किन किन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। अब भारत को अगर हम बात करें, भारत के कंटेक्स्ट में, तो 1947 में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो ओल्ड स्टेट थे भारत के, है ना, वो चेंज उन्हें कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज विच दे स्पोक, जिस टाइप के, जिस प्रकार के भाषा वो बोला करते थे उसके आधार पे, है ना, उनका वर्गीकरण कर दिया गया था स्टार्टिंग में जब भारत को आज़ादी मिली थी। उसके बाद देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, है ना, और इथनिसिटी, यानी कि उनकी नैतिकता, उनके कल्चर और ज्योग्राफी के आधार पर, जैसे कि नागालैंड, आप उत्तराखंड देखेंगे, है ना, तो ये सारे जो रीजन्स हैं, जैसे नागालैंड को आप देख लेते हैं
तो ये सब माउंटेन्स रीजन है ना। तो इनको ज्योग्राफी के आधार पे उनका वर्गीकरण कर दिया गया था। उनकी अलग जो है इथनिसिटी है। यहाँ के जो लोगों का आप देखेंगे ट्राइबल्स कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इन्हें अलग कर दिया गया था। तो अगला बात देखिए कि लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि इसमें 3 पॉइंट्स आप जो है याद कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन, राइट। तो लैंग्वेज पॉलिसी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि 40% जो लोग हैं हमारे देश के अंदर वो हिंदी बोलते हैं, और इसी बेस पे जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, है ना, क्योंकि भारत में अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। उसके बाद भी 21 जो अदर लैंग्वेज है, राइट, उन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है ना। यानी कि भारत में अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 22 लैंग्वेज ओवरऑल बोली जाती है। 40% लोग हिंदी बोलते हैं, उसके बाद भी 21 भाषा और है जिसे कैटेगराइज किया गया है ना। उसके बाद अगर हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान के अनुसार, है ना, इंग्लिश जो है, इंग्लिश को कुछ टाइम के लिए बैन किया गया था, कहा गया था ये बात है ना, इन 1965, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाया। बहुत सारे डिमांड जो है वो आने लगी, नहीं ये इंग्लिश जो है शुड बी कंटिन्यूड, इसे जो है जारी रहना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें थी। उसको हम सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन को देखते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो संबंध होते हैं, 3 हेड्स होते हैं, 3 तरह के संबंध जो है बताए गए हैं। पहला जो है लेजिस्लेटिव संबंध होता है, राइट। आप देखोगे कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव संबंध का मतलब होता है कि सेंटर में जो है ना, एक सरकार है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। तो एनडीए का मतलब होता है कि अगर आप बात करें तो यानी कि बीजेपी और प्लस आप कर सकते हैं अदर पार्टीज का अलायंस, अदर पार्टीज। तो बीजेपी और अदर पार्टीज मिल करके आपका ये बना देता है एनडीए, राइट। ये कंसेप्ट जो है ये आया था, मतलब कि सबसे पहले अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के माइंड में, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चैलेंज फेस किया था। उन्होंने सोचा कि कई टाइम जो थी उनकी सरकारें जो है कुछ टाइम बनती थी और फिर टूट जाती थी। तो जब लास्ट जो उन्होंने 2004 तक जो रूल किया था 1999 से ना, 1999 के बाद से जब आए थे 2004 तक, तो इन्होंने जो है अलायंस किया था, यानी कि बीजेपी जो आपको 1980 में फाउंड हुई थी, राइट, बीजेपी बनी थी। तो बीजेपी का अलायंस अब अदर पार्टी के साथ हो जाता है तो उसे हम एनडीए बोलते हैं। अभी के टाइम में जो है आप देखेंगे बहुत सारे पार्टियों का ये, है ना, अलायंस है। तो ये जो है आप ये रीजन्स होता है लेजिस्लेटिव में जो है सेंटर और स्टेट के बीच। जैसे कि अभी बिहार का एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो जेडीयू वहाँ है ना, तो जेडीयू के साथ जो अलायंस है आपका बीजेपी का, राइट। ये चीज़ें होती है, आपस में रिलेशन इनका चलता है। सेंट्रल में आपका बीजेपी की गवर्नमेंट है, और अगर स्टेट में हम बात करें बिहार में, तो वहाँ पे किसकी सरकार है, तो जेडीयू की है, जेडीयू के मुख्यमंत्री है वहाँ पे नीतीश कुमार। तो ये एक रिलेशन होता है इनके बीच, राइट। यहाँ पे हमने कोलिशन गवर्नमेंट की बात कर दी। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टी जो है मिल करके, राइट, और मतलब कि एक गठबंधन बनाती है ना, और उसके बाद से रूल करती है किसी भी स्टेट पे, तो उनको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार उसे। उसके बाद आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, यानी कि यहाँ पे प्रशासनिक जो है प्रशासनिक संबंधित संबंध होते हैं, ये भी होते हैं। जैसे कि आप जो है अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं अगर रूल रेगुलेशन जो है किसी भी स्टेट में सही नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। तो उसके अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं। ये रिलेशन है। फाइनेंशियल देखेंगे आप तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करता है अगर इमरजेंसी वगैरह में स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, यानी कि वित्तीय जो सहायता आप देते हैं। दोनों का अलग अलग सोर्सेस होता है रेवेन्यू का, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर इमरजेंसी अगर ऐसे पड़ता है तो, जैसे कोई फ्लड्स आपका आ गया या कोई साइक्लोन्स कहीं आ जा रहा है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट की कोऑपरेट करता है।
ये रिलेशंस हैं, है ना। यहाँ आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर को अंडरमाइन करता है, राइट। और इसके कारण जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले 1990 के बाद। जो है आप देखेंगे बहुत सारे रीजनल जो पार्टीज थी वो एराइज हो गई थी। अभी के टाइम में अगर आप पार्टीज की बात करें तो हमारे देश में जो टोटल नेशनल पार्टीज है ना, यानी कि नेशनल पार्टीज टोटल वो 8 है ना, 8 है। अगर रीजनल पार्टीज की हम बात करें तो रीजनल पार्टीज तो वो आपको हैं 1493। आप समझ सकते हैं 1493, राइट। यह हमारे देश के अंदर रीजनल पार्टीज की संख्या है। आगे आप देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया 1992, यानी कि भारत में जो विकेंद्रीकरण हुआ था उसके बारे में। ये विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, राइट, से कुछ पावर्स को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर जो है वो आपको लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि सेंट्रल अपने कुछ पावर को स्टेट गवर्नमेंट को देता है और स्टेट गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट को दे देता है। इस प्रकार से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अपने कुछ पावर्स को हम दूसरों को शेयर कर रहे हैं, इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एक मेजर स्टेप जो है डिसेंट्रलाइजेशन का वो लिया गया था भारत द्वारा 1992 यानी कि 1992 में। क्योंकि आपको पता है कि लोगों के पास जो होती है वो लोकलिटीज़ की जो जानकारी होती है वो सबसे ज़्यादा उन्हें होती है ना। यानी कि उनके आसपास जो क्या चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है तो उन्हें विशेष जानकारी होता है। अब ये देखते हुए है ना कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो समस्याएं होती है वो अगर हम बात करें तो उसे सही तरह से लोकल लेवल्स पे, है ना, एक स्थानीय स्तर पे इसे सही किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है, राइट। तो इसको लेकर के आप देखोगे कि पंचायती राज सिस्टम वगैरह, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे अमेंडमेंट्स हम देखते हैं, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या बातें कही गई थी, ये सारी चीज़ें, ये सारे संशोधन जो है ये आपको किए गए थे, राइट। अब इसमें जो संवैधानिक रूप से मैंडेटरी कर दिया गया कि आप इलेक्शन जो होगा, चुनाव जो होगा वो एकदम रेगुलर लेवल पे होगा, है ना। इवन आप देखेंगे कि हर 5 साल बाद जो है वो चुनाव जो है होता ही होता है, राइट। लोकल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ना, हर एक लेवल पे चुनाव जो है रेगुलर आपका होता है। सीट्स जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं, राइट। इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द दिस इंस्टीट्यूशन, है ना। फॉर आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड्स, इनके लिए जो सीट्स होता है वो रिजर्व आपको कर दिया गया है, राइट। यानी कि अगर आप लोकसभा की बात करें, लोकसभा का चुनाव जो होता है इनमें भी इवन आप देखेंगे कि पंचायत चुनाव में भी आप देखेंगे तो हर जगह रिजर्वेशन की बात कही गई है। यानी कि यहाँ पे आप शेड्यूल कास्ट से भी लोग आएंगे, शेड्यूल ट्राइब से भी आएंगे, क्योंकि ये लोग जो होते हैं, राइट, अपनी प्रॉब्लम्स को देश के सामने रख सकते हैं, हाउसेस में रख सकते हैं और फिर यहाँ से जो है सरकार जो है अलग अलग स्टेप्स ले करके इनकी समस्या को सोल्व आउट कर सकती है। ये सारे रीजन्स रहे हैं इसके। उसके बाद आप देखेंगे कि 1/3 जो है ऑफ ऑल द पोजीशन रिजर्व फॉर द वीमेन, यहाँ पे महिलाओं के लिए 1/3 सीट की बात कही गई है, 1/3, राइट। क्योंकि वीमेन की जो प्रॉब्लम्स होती है तो वो सही से डील कर सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स है वो सही से बता सकती हैं, राइट। तो इसलिए वीमेन का जो सीट का एलोकेशन था वो 1/3 कर दिया गया। आज के टाइम में वीमेन भी जो है वो कैंडिडेट है, राइट, लोकसभा की। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है आपको सोसाइटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन
जिसे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं, वो क्रिएट किया गया था, है ना, ताकि जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस होता है उनको सही तरह से यहाँ पे चलाया जा सके, उसको सुचारू रूप से, राइट। यानी कि इसमें कोई भी भेदभाव ना हो, बिना भेदभाव के यहाँ पे राइट निष्पक्ष चुनाव हो। अभी आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो अपने कुछ पावर्स को वो शेयर कर सकता है या कुछ रेवेन्यू को वो शेयर कर सकता है राइट स्थानीय सरकार को, ठीक है। और ये जो शेयरिंग होता है उनका वो अलग अलग स्टेट में वेरी करते रहता है, ठीक है। ये इसके सारे पॉइंट्स है, ये आपके अमेंडमेंट्स रहे थे, ये क्या क्या सुधार हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ थी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।